बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं सियालकोट से आसफ भल्ली एडवोकेट साहब। उनसे कुछ मामलात पर वजाहत चाहते हैं, कुछ मामलात के हवाले से उनसे रहनुमाई चाहते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक नई तरमीम पेश की जा रही है। 26वीं आइनी तरमीम जो रात के अंधेरे में मंजूर करवाने की कोशिश की गई और इसी तरमीम के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाई जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है। और इसके साथ साथ आज ही की खबर है कि अयाज सादक साहब जो स्पीकर हैं और मोहम्मद अहमद खान साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, इन दोनों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट में जो 2017 में तरमीम हुई थी उसके मुताबिक खसूसी निश्चितों का फैसला कर दिया जाए। और साथ ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से जो फैसला दिया गया था खसूसी निश्चितों के हवाले से वो काबिल कबूल नहीं है, उस फैसले पर अमल नहीं हो सकता। जनाब आसफ भल्ली साहब, क्या कहते हैं आप सारे इस मंजरनामे में, इस मामले में, इन हालात में? पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो बहुत खुफिया जिसके ड्राफ्ट रखे गए, मुख्तलिफ लोगों को जो ड्राफ्ट दिखाए गए वो मुख्तलिफ ड्राफ्ट भी आपस में मुतजाद थे। इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोई खुशनियती से तरामीम नहीं की जा रही, बल्कि एक मखसूस मकासद के पेश नजर हो तरामीम की जा रही। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, अगर तो आम हालात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जाए तो शायद इस पे कोई ज्यादा इतराज ना किया जा सके, लेकिन अब मखसूस हालात में जब काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं और ये भी सब लोग जानते हैं कि काजी फायज ईसा मौजूदा जो निजाम है हुकूमत का, फारूक सत्तानी वाली हुकूमतें सूबों में और मरकज में, उस निजाम के एक गारंटी एक जामिन वो फायज ईसा है। फायज ईसा का फैसला वो बैंक वाला भी हमारे सामने इंतहाबी निशान वाला और भी कुछ मामला है जिससे जाहिर है कि काजी फायज ईसा जो है इस हुकूमत को सूट करते हैं। और जो उस हुकूमत को सूट करते हैं उसके लिए वो एक ऐसी प्लेस, ऐसी जगह बनाना चाहते हैं कि आइंदा भी जो मौजूदा हुकूमत को जरूरत पेश आए, जब तक ये हुकूमत मौजूद है तो उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की शक्ल में वो छतरी, अम्ब्रेला दोनों से आशा रहे। ये मकनीयती पर मबनी। अब ये अवान साहब, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी देखती है, बाकी मुकदमा को भी देखती है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप मखसूस एक फैसला करते हैं किसी आदमी को रखने के लिए कि भाई इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बनाया जाएगा, फिर आप उसकी उम्र में जो इस वक्त 65 एज की आदत है सुप्रीम कोर्ट के जज करिए, अगर वो उसमें 3 साल बढ़ा देते हैं तो जाहिर है वो 3 साल उसी की बढ़ाई जा रहे हैं। बढ़ाई जाना मकसूद है, हालांकि बढ़ेगी तो सबकी, लेकिन इस वक्त तो बढ़ाई जाना मकसूद उसके लिए है जो 1 माह बाद या 2 माह बाद इससे रिटायर होना है। और फिर यहाँ उम्र बढ़ाने का मसला नहीं है, साथ एक अलग कोर्ट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अमल खत्म करने वाली बात है, एक साजिश है। अच्छा, अदरवाइज ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं बहुत अच्छे तरीके से यही सुप्रीम कोर्ट, अब आपने इलेक्शन के हवाले से बात किया तो वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है ना कि ठोस निशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए। और पीटीआई की जो जमात है वो एडजस्ट करती थी, उस फैसले के बावजूद भी इंतहाबी निशान अगर वो वापस भी ले दिया गया तो एज ए जमात, ये तो काजी फायज ईसा ने भी कहा है, इस फैसले में भी काजी फायज ईसा की राय है कि इलेक्शन जो अपना हमारा कमीशन है उसने मेरे फैसले की गलत उसका मफहूम लिया है, यानी उन्होंने उसका दुरुस्त मफहूम नहीं दिया। मेरा मफहूम ये नहीं था, पार्टी एग्जिस्ट करती है। इस हवाले से तो काजी फायज ईसा का भी फैसला मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी फैसला है वो एक आईनी फैसला है। अब उस आईनी फैसले पर जिस तरह इलेक्शन कमीशन अमल नहीं कर रहा, या जिस तरह ये पंजाब असम्बली के स्पीकर की आपने बात की है जो उन्होंने एक लेटर लिखा है, कौमी असम्बली के स्पीकर ने भी, पहले कौमी असम्बली अयाज सादक साहब ने लिखा लेटर। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल आपने कुछ फरमाया। मैं ये अर्ज करता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से बेहतर ये जो आपका इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट पहले वाला हो या तरमीम शुदा हो, सुप्रीम कोर्ट से बेहतर तशरीह कौन कर सकता है। मैं कहता हूं कि अगर काजी फायज ईसा एक फैसला करता है जमात के हवाले से कि भाई इसका इंतखाबी निशान इसको नहीं मिलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के फैसले की वो तय कर देता है, तो वो आईनी फैसला
तो दुरुस्त तस्लीम किया गया, उसके मुताबिक इलेक्शन करवा दिए गए। लेकिन जो आईनी फैसला 8 जजों ने किया, जिस बेंच में काजी फाइज साहब भी शामिल थे, लेकिन उनकी जो राय थी वो शिकस्त खा गई, और 8 जजों का वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। अब वो 8 जजों का फैसला नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उस फैसले का, आईनी फैसले का तो एहतराम का तकाजा है, तो उसको उसी स्पिरिट के साथ उस पर अमल कर देना चाहिए था, लेकिन उस पर बदनीयती से अमल नहीं किया जा रहा। इन दोनों चीजों को अगर अवान साहब जोड़ा जाए कि जो तरामीम जो है वो भी बदनीयती पर मबनी है, और जो वोकला का मौकफ है, कल जो हामिद खान साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी है, बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि वोकला इस तरह का ये जो आइन पर हमला है, आइन को अमलन खत्म करने का, सुप्रीम कोर्ट को अमलन खत्म करने का, ये बेअसर बनाने का, वोकला कम्युनिटी इसको कबूल नहीं करे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर खुशनीयती की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट जो एग्जिस्ट कर रही है, तमाम जजेस जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी देखना इन्होंने जाना है ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, लेकिन बदनीति वो है कि रिटायर्ड होने वाले जज को उसकी उम्र को बढ़ाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसको और उसके कुछ हम ख्याल जजों के सपोर्ट करना चाहते हैं, ये बदनीयती है। अगर तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, जिस मंसूर अली शाह का वो सुप्रीम कोर्ट में रास्ता रोक रहे हैं, उसी मंसूर अली शाह को और उन 8 जजों में से जिन्होंने फैसला किया है मखसूस जिसों का, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेज दिया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर ये बहुत समझेगी कि हमारे लिए तो ये क़यामत का दिन आ गया। ये तो वो बातें हैं कि जिसमें बात देखनी होती है मान साहब नीयत की। अगर नीयत दुरुस्त है तो तरमीम तो कोई आइन में गलत नहीं है, लेकिन आइन का बुनियादी ये जो वो तरमीम लाना चाहते हैं, वो तो वैसे आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने वाली बात है। और उसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइन के बुनियादी ढांचे को अगर तब्दील करना हो तो फिर तो एक इलेक्शन ही नया होना चाहिए कि जो वो असेंबली हो जो ढांचा तब्दील कर सकती हो। सिर्फ ये तरमीम की बात नहीं है, ये देखे ना, ये असेंबली अगर ये 2/3 मेजॉरिटी से कहने का हम सदारती निजाम चाहते हैं, तो ये सदारती निजाम नहीं कर सकते, ठीक है, आईनी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये मेरी अमल राय है। अच्छा, ये जजों की तादाद के हवाले से इन्होंने कहा जी कि जजों इनकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको निपटाने के लिए हम फिर ये आइनी केस उधर चले जाएंगे, दीगर केसेस इधर होंगे, तो इसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप जजों की तादाद बढ़ा दें। मामला तो यही है ना, जजों की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। मादरस से अब तो ये जजों की जो तादाद इन्होंने रिटायर्ड जज भी शामिल कर दी है, लेकिन ये तो मतलब जो जजेस भी बढ़ाएंगे ना, तो ये तो जजेस भी वो इजाफा करेंगे कि जो मतलब इनके मतलब मकासद या इनके मामलात को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दे सके। अब तो ये खतरनाक बात होगी ना। असल में ये अवान साहब कई दफा मैंने गौर किया है कि ये जो हम फार्म 47 का औपचारिक फार्म 47 की बात कर रहे हैं, अच्छा जी, जानवी फार्म 47 के नतीजे में जो असम्बलियां वजूद में आई है ना, एक तो देखे उनका कोई मतलब जो इस हवाले से कि अखलाकी तौर पर अगर देखा जाए, आईनी और कानूनी तौर पर, लेकिन अखलाकी तौर पर जो उनके पास तो बतौर मेंबर जाली फार्म 47 वाला जो वज़ीर आज़म बन जाता है या एमएलए के तौर पर वहां वर्क कर रहे हैं, तो वो तो खुद एक आइन के मुंह पर तमाचा है जी। पार्लियामेंट के जो आला रवायात है उनके मुंह पर तमाचा है। वही लोग अगर आइन को तब्दील करने का भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो लोग इनको लाए हैं फार्म 47 के साथ जी, फार्म 47 के साथ वो लाए हैं, वो जिस तरह की तरमीम चाहते हैं वो इनसे करवाएंगे। यानी ये आवाम की हकीकी नुमाइंदा तो है ही नहीं जी, ये पार्लियामेंट सिवाय उन लोगों के जिनके फार्म 45 और फार्म 47 आपस में मुताबिकत रखते हैं, वो तो जेन्युइन मेंबर में उनकी बात नहीं कर रहा, वो कोई भी है चाहे वो नून का हो। लेकिन ये जो गैर जानिबदार लोग हैं, आप जैसे साफी जो हमेशा गैर जानिबदारी से अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, कल मैंने जवेद चौधरी साहब की बात सुनी कि अगर असल वो मंसूर अली शाह से डरते हैं, हालांकि मंसूर अली शाह ने कब कहा कि मैं आपके खिलाफ फैसला करूंगा, बिल्कुल जी, उनके फैसलों को देखते हुए तो वो कहते हैं कि जनाब ये आधी असेंबली खाली हो जाए। अच्छा, आपको तो खौफ इसलिए है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो खाली तो इसलिए होगी ना कि इसका मतलब है कि वो इसलिए इस वक्त इसलिए खाली नहीं हो रही कि काजी फायदे सा बैठा हुआ है। हाँ जी, अदरवाइज वो मतलब फार्म 47 वाले फारूक हो जाएंगे। हाँ जी, वो ये नहीं है कि मंसूर अली शाह से फारिग करेगा, सही है, वो मतलब मेरिट पर खाली हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। और जिन लोगों को
पड़ा हुआ है वहां असेंबली में, वो तामीम भी वो लाना चाहते हैं कि जो उनकी पहली ये जो जाली फार्म सरकारी है वो सारे मामला जो है ना उनकी गिरफ्त में आ जाए। ये मेरा खतरा है। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि 8 जजों की तरफ से जो फैसला किया गया वो सबके सामने है, लेकिन 2 जजों ने, अमीनुद्दीन खान और दूसरे मेरा ख्याल है नईम अफगान, उन्होंने कहा जी कि इस फैसले पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आइन के ख़िलाफ़ फैसला है। तो 8 जज कह रहे हैं कि फैसला ये है, 2 कह रहे हैं कि नहीं ये आइन के ख़िलाफ़ है। तो फिर किसने ये फैसला करना है कि 8 जजों ने ये फैसला करना है या 2 ने करना है, 1 ने करना है, 3 ने करना है? आपके सवाल के अंदर ही माशाल्लाह जवाब है। गुजारिश ये है कि जो 2 बंदों की राय है कि ये आइन के खिलाफ फैसला है, वो जब अकलियत में होगी तो वो उनकी जाती राय महदूद हो जाएगी जी। जब जो अक्सरियत का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ जी। अगर 8 जज ये कहे कि ये आइन के मतलब फलां फैसला आइन के खिलाफ है, पहले नजरसानी में, तो वो डिफरेंट पोजीशन हो जाती है। लेकिन जो फैसला कसरत राय से वो फैसला हो गया है उसमें आइन से मुतसादिम, मैं कहता हूँ भले वो आइन से मुतसादिम ये चले ऐसे करते थे जी, लेकिन वो आइन से मुतसादिम जो कसरत राय से फैसला है, फैसला वो ही प्रवेल करेगा जी। आप देखें ना, जो भुट्टो को सजाएं बहुत हुई है, अगर हम उसे ये भी कहते हैं कि ये अदालती मर्डर है, बाद में अदालत ने भी फैसला कर दिया, तो फैसला तो वही प्रवेल हुआ ना जो कसरत राय से होता है जी। लेकिन मेरी जाती राय है कि ये आइन से मुतसादिम बिल्कुल फैसला नहीं है, बल्कि मादरत से मतलब जो इस वक्त पार्लियामेंट बैठी हुई है उनके लिए देखे ना मखसूस नशिस्तें उनकी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा तो दी नहीं जा सकती। हाँ जी। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि आप मेरी बात मुकम्मल नहीं हो रही थी, मैं चौथी का हवाला देना चाहता हूँ। आपने भी किसी वीदार में कहा है कि असल इनकी सीटें तो 17-18 हैं जी। अब असल की बात करें तो 17-18 के मुताबिक नून को जो मखसूस रिश्ते हैं वो देनी चाहिए। हाँ इन्होंने तो पहले भी अपने हिस्से से ज्यादा सीटें दे दी है मखसूस, हाँ जी। इसलिए दे दी है और माइनॉरिटी की कि वो फार्म 47 पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। देखे ना, फार्म 47 असल फार्म 47 पर अगर उनके 18 आदमी है तो उनकी तो शायद 2 नशिस्तें भी ना बनती हो। हाँ जी। लेकिन आप तो मतलब बहुत ज्यादा अपनी असल नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें दे चुके हैं जी। जो वो जनरल मेंबर है ही नहीं। हाँ जी। वो जो उनके नतीजे में बने हैं वो भी नहीं है। हाँ जी। जी। ये तो यही खत्म हो जाती है। जी। उन्होंने तो देखा ना, एक और चीज है आवाज साहब आखिरी कि जो फार्म 47 एक डॉक्टर निसार चीमा है गुजरावादा से जी। एक भाई बहुत ऑनेस्ट आईटीबी लोकार चीमा बड़ी शोहरत है। हाँ जी। उस डॉक्टर निसार चीमा ने हारने के बाद इंटरव्यू किया था कि मुझे ये पेशकश हुई अच्छा। हम आपको फार्म 47 में डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने अवाम का सामना कैसे कर सकता हूँ हाँ जी। जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट दिए, हाँ जी। तो मैं इस्लामाबाद कैसे जाकर कह सकता हूँ कि मैं मेंबर हूँ जब मुझे अवाम ने मुसरत कर दी है। हाँ जी, वो वैसे ही करते ना, वो वैसे ही करते जैसे मियां नवाज शरीफ साहब सामना कर रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं जी और बांदरियों को खाने खिला रहे हैं। जी। नवाज शरीफ ने तो सामना इन महीनों में नहीं कर रहे, निसार चीमा तो कर रहा है। जी। नवाज शरीफ तो जनाब अपने लिए भी उसे कबूल कर ली, हाँ जी। जी जी। अपनी बेटी वजीर आला के लिए भी कबूल कर ली, हाँ जी। अपने भाई के लिए भी कबूल कर ली। वो तो सिर्फ इस हद तक शर्मिंदा है नवाज शरीफ, मेरे साथ ही उन्होंने हाथ कर दिया। जी जी। यानी वो जो फार्म 47 से सब बनाए गए थे उसके नतीजे में वजीर आज़म मुझे वहां देगी था, वो तो ये मामला है। हाँ जी। मियां नवाज शरीफ साहब को फार्म 47 का ये फायदा हुआ है कि ये हुकूमत इनकी आ गई और मियां नवाज शरीफ साहब उनके घर में आ गई। हाँ जी। सिर्फ ये है ना कि उनको प्रॉब्लम ये है, उनके पेट में मसलसल यही दर्द है कि चाहे मेरी बेटी बन गई है चाहे मेरा भाई बन गया, मैं तो नहीं ना बना। हाँ जी। यानी वो तो देखना पूरी अखबार का इश्तिहार नहीं बल्कि उन्होंने खबर की शक्ल में वो इश्तिहार दिया। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। जी। तो वो जो पूरा मेरे सफे के इश्तिहार थे वो तो नवाज शरीफ के लिए थे। हाँ जी। तो वो अवाम ने मुसरत कर दिया। जी। लेकिन फार्म 47 से फर्क सिर्फ ये पड़ा कि उन्होंने जो असल फार्म 47 देने वाले हैं, हाँ जी। उन्होंने कहा भाई जब फार्म 47 हमने दिए हैं तो हम जिसको मौजूद समझते हैं हम उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे। तुम दोनों में से जी। उनके लिए वो काबिल हो। हाँ, अच्छा मैं ये अवाम ने तो सब मुसरत। जी, मैं ये कहना ये चाहता था कि मियां नवाज शरीफ साहब को फार्म 47 के जरिए जिस तरह से उनको पजीराई मिली है, प्रोटोकॉल मिला, सबसे ज़्यादा उनको ये फ़ायदा हुआ कि एक बड़े प्रोटोकॉल में सरकारी खर्चे पर वो बांदरियों को खाना खिला सकते हैं आजकल मरी में जाके। जी। फार्म 47 वो जो चाहते थे ना उनके अंदर की बात ये है जी जी। कि फार्म 47 का
मुकम्मल फायदा उसी सूरत में होना था कि मैं खुद ही उस सीट पर बैठा जी होता। जी हाँ जी लेकिन वो तो अलग बात है ना हाँ जी कि वो सारा कुछ उनके घर में मुश्किल हो गया जी जी सरकारी के नतीजे। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी बहुत जी शुक्रिया। अल्लाह